स्पार्टा के पतन के पीछे दो मेन कारण माने जाते हैं। पहला, उनकी मिलिट्री की मैन पावर और स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर हो गई थी, और दूसरा, स्पार्टा में दो ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने स्पार्टा की डिप्लोमेसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अपने एलाइज का ख्याल नहीं रखा और अपने साथियों से ही दुश्मनी कर ली। ये तो दो शॉर्ट में कारण बता दिए मैंने आपको, जिसकी वजह से स्पार्टा का कुछ सालों में पतन हो गया। अब हम बात करते हैं विस्तार से। 480 बीसी में स्पार्टा ने एक अलायंस को लीड किया था पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। ये लड़ाई थी बैटल ऑफ थर्मोपिली की, जिसके ऊपर एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी बनी है। मूवी का नाम है 300, आपने ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में भी दिखाया है वही चीज़ कि कैसे स्पार्टन्स ने उस अलायंस को लीड किया था, और हालांकि स्पार्टन्स इसमें हार गए थे, पर इस लड़ाई के बाद स्पार्टा के इस हीरोइक स्टैंड ने बाकी सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को एक साथ एकजुट कर दिया पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए। फिर आगे जाके बैटल ऑफ सलामीज में और बैटल ऑफ प्लेटेया में ग्रीक अलायंस ने पर्शियंस को हरा दिया था और पर्शियन इन्वेजन ग्रीस का फेल हो गया था। फिर 431 बीसी में स्पार्टा ने अपने बाकी ग्रीक भाइयों के खिलाफ लड़ाई कर ली। इसको पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, जिसमें एक साइड जो ग्रुप था जिसको स्पार्टा लीड कर रहे थे, इसका नाम पेलोपोनेशियन लीग था। दूसरी साइड पे जो ग्रुप था उसका नाम था डीलियन लीग, और उसको लीड कर रहे थे एथेंस। इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हुई, 27 साल तक ये लड़ाई चली। 404 बीसी में फैसला हुआ और एक बार फिर स्पार्टा ही जीते थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब पूरे ग्रीस के ऊपर स्पार्टा का झंडा लहराएगा, पर सिर्फ 33 साल के अंदर स्पार्टा की वो हालत हो गई कि ऐसा लगने लगा कि ग्रीस पे और वर्ल्ड स्टेज पे स्पार्टा को कोई पूछ भी नहीं रहा। सिर्फ 33 साल के अंदर स्पार्टा का पतन हो गया। इस बात को समझने के लिए पहले हमको स्पार्टा के समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर छुपा है स्पार्टा के पतन का कारण। कहानी शुरू होती है एंशिएंट ग्रीस से। आप 500 बीसी से स्टार्ट कर लीजिए। ये वो समय था जहां पे आज ग्रीस है, उस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे। इन सारे सिटी स्टेट्स का कोई ना कोई एक लीडर होता था, और ये सारे सिटी स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी स्वतंत्रता को बहुत तवज्जो देते थे। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो एक स्वतंत्र सिटी स्टेट रहे, कोई और उन पर हमला ना करे। तो इन सारे सिटी स्टेट्स में एथेंस की पोजीशन इसलिए अलग है क्योंकि वहां पे जो लीडर था उसको जनता चुनती थी। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे फॉलो होता था, और इसलिए आज भी माना जाता है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो एथेंस से ही आया है। स्पार्टा की बात करें तो इस मामले में बिल्कुल अलग था। स्पार्टन समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इस समाज के जो सबसे निचले तबके पे थे उनको हीलर्स कहते थे। ये स्पार्टा के गुलाम होते थे। जनसंख्या स्पार्टा में सबसे ज्यादा इन्हीं की थी, पर इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं था। ये स्पार्टा के अंदर मजदूरों का काम करते थे, किसानों का काम करते थे, और इनकी बीवियां भी स्पार्टा के फुल सिटीजन्स के घर में बच्चों को पालती थी, घर का काम करती थी, नौकरानी की तरह काम करती थी। इनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे, और इसीलिए अक्सर स्पार्टा के अंदर ये बार बार रिवोल्ट करते रहते थे सरकार के खिलाफ और टॉप सिटीजन्स के खिलाफ। फिर हीलर्स के ऊपर जो लेवल पे थे उनको मिडिल क्लास या फिर पेरियोची कहते थे। इनके पास हीलर्स से ज्यादा अधिकार थे, पर फुल सिटीजन जितने अधिकार नहीं थे। इनके पास कुछ इंडिपेंडेंस थी, कुछ पॉलिटिकल पावर्स थे। इनके पास ये अधिकार था कि ये पढ़ लिख सकते थे, ये अपना कुछ व्यापार कर सकते थे। और स्पार्टा की सरकार इन्हीं मिडिल क्लास के लोगों को इस्तेमाल करती थी बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स के साथ डिप्लोमेसी करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो इनकी सिचुएशन हीलर से बेहतर थी, पर टॉप सिटीजन से कम। जो सबसे ऊपर थे स्पार्टन सोसाइटी में वो थे टॉप सिटीजन्स, जिनको स्पार्टिएटिस कहते हैं या फिर इक्वल्स कहते हैं, सब बराबर। ये थे स्पार्टा के मेन सिटीजन्स जिनके पास पूरे पॉलिटिकल पावर्स होते थे। ये स्पार्टन आर्मी की बैकबोन होते थे। स्पार्टन आर्मी में जो हैवी इन्फेंट्री थी, जो मेन फौज होती थी, वो स्पार्टिएटिस से बनती थी। सैलरी की जगह पे स्पार्टन सरकार इनको एक जमीन का टुकड़ा देती थी, और उस जमीन के टुकड़े पे मेहनत और मजदूरी करते थे हीलर्स। स्पार्टिएटिस का काम होता था या लड़ाई करना या लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करना, और इनको कोई और इनिशिएटिव करना, कोई और प्रोजेक्ट, कोई और बिजनेस करने का अधिकार नहीं होता था। कुछ स्पार्टिएटिस बहुत अमीर थे क्योंकि इनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन भी होती थी। तो इस वजह से कहने के लिए तो आप इक्वल हो, पर आप एक्चुअली इक्वल नहीं हो। ये जो बात है इसने आगे जाके स्पार्टन मिलिट्री की धज्जियां उड़ा दी थी। अभी आपको आगे समझ में आएगा। स्पार्टा बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स के कंपैरिजन में इसलिए भी अलग था क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का सिस्टम थोड़ा अलग था, थोड़ा अनोखा था। ना यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी और ना यहाँ पे एथेंस की तरह डेमोक्रेसी थी। यहाँ पे जो सिस्टम था इसको ओलिगार्की कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेन होते हैं, कुछ
कुछ आदमी होते हैं जिनके पास सारी पावर होती है। ये आदमी उस पोजीशन तक पहुंचते हैं या फिर अपनी आर्थिक ताकत की वजह से, या अपनी नोबिलिटी की वजह से, या फिर लाइक नोबल्स हैं अगर तो उनके पास ये पावर होती थी, या फिर मिलिट्री में उनकी बहुत स्ट्रांग रेपुटेशन है, स्ट्रांग पोजीशन है, तो उस हैसियत से भी वो उस पोजीशन पे पहुंच पाते थे जो स्पार्टा की सरकार चलाते थे। स्पार्टा की एक और अनयूजुअल बात थी, स्पार्टा के अंदर 2 राजा होते थे और इन दोनों राजाओं को मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे जाने का मौका मिलता था। वो अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। पूरा स्पार्टन समाज उनकी मिलिट्री एजुकेशन और मिलिट्री डॉक्ट्रीन पे आधारित था। उन्होंने अपनी सोसाइटी को डिजाइन इस तरह से किया था कि हमारी समाज से जो व्यक्ति निकल रहे हैं वो मिलिट्री के लिए समर्पित हो। जब किसी इक्वल या स्पार्टिएट के घर पे एक बच्चा पैदा होता था तो अगर वो लड़का है तो उसको पहले कुछ बुजुर्ग आके उसके बॉडी को पूरा जांचते थे कि इसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, हेल्थ ठीक है इसकी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती थी उसकी बॉडी में तो उसको वो बाहर ही छोड़ देते थे एक्सपोजर से मरने के लिए। अगर वो बच्चा हेल्दी है तो उसको उसकी माँ को सौंप दिया जाता था और अपनी माँ के पास वो 7 साल की उम्र तक रहता था। और उसके बाद उस बच्चे को एक पब्लिक एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम में डाल दिया जाता था। स्पार्टन लड़कियों को भी पब्लिक एजुकेशन दी जाती थी, पर उस एजुकेशन का मेन फोकस होता था उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाना, ताकि वो फिजिकली स्ट्रांग माएँ बने और फिर फिजिकली स्ट्रांग स्पार्टिएट वॉरियर्स को जन्म दे। तो सारी सोसाइटी जैसे मैंने कहा मिलिट्री की तरफ ही समर्पित थी। अगर हम वापस उस लड़के की बात करें जो 7 साल तक अपनी माँ के पास है, इस उम्र के बाद उसको एक पब्लिक जगह पे एक सिस्टम में भेज दिया जाता था जिसको अगोगी या अगोजी कहते हैं। ये एक तरह का पब्लिक एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम था जिसमें उस उम्र के सारे बच्चों को वहां रखा जाता था और उनका जो लीडर होता था वो उसी ग्रुप का सबसे टफेस्ट जो बच्चा होता था वो उनका लीडर होता था। इनको यहाँ सिखाया जाता था कैसे अपने साथियों के साथ आप रह सकते हो, कैसे आप सर्वाइव करते हो ग्रुप में। इनको सिखाया जाता था कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आपको चोरी करनी है, आपको लोगों का सामान चुराना है, और अगर आप पकड़े गए तो बहुत भयंकर दंड मिलेगा आपको। इस तरह के टफ सिस्टम से इनको गुजारा जाता था। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स में, स्पेशली एथेंस में, बोलने की कला पे, लिखने की कला पे बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता था। पर यहाँ पे अगोजी में उनको बस बोलता था आपको बेसिक बोलना और लिखना आना चाहिए। और इसी वजह से स्पार्टन वॉरियर्स और स्पार्टन सिटीजन्स इस बात के लिए बदनाम थे कि वो अच्छे ओरेटर्स नहीं थे, अच्छे स्पीकर्स नहीं थे, बहुत बेसिक बात करते थे। और ये बात जाके आगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। एनीवे, 11 साल तक ये ट्रेनिंग होती थी, तो 7 से लेकर 11 मतलब 18 साल का जब बच्चा हो गया तो उसके बाद लगभग 2 साल तक उसको एक सीक्रेट सर्विस में डालते थे। इस सीक्रेट सर्विस का मेन काम होता था स्पार्टा के अंदर जो हीलर्स रहते हैं, गुलाम रहते हैं, उनकी जासूसी करना और जनरल जासूसी करना, और कुछ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पकड़ के पनिश करना। 20 साल की उम्र में अगोजी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब ये बच्चा स्पार्टन आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार था। लेकिन स्पार्टन के फुल एडल्ट का स्टेटस मिलने से पहले, फुल सिटीजन का स्टेटस मिलने से पहले, उस बच्चे को एक 10-15 लोगों के मेस में चुना जाता था। ये जो 10-15 लोग होते थे मेस के अंदर, इन्हीं साथियों के साथ एक स्पार्टिएट बच्चा अपनी पूरी लाइफ किसी न किसी रूप में गुजारता था। बैटलफील्ड में इनके साथ रहेगा, जो दिन का खाना खाना होता था वो भी इसी मेस में आके खाते थे इन्हीं साथियों के साथ। और ये जो सिस्टम है, इसके पीछे ये उद्देश्य था कि इन लोगों के बीच में एक भाईचारे और अपनेपन की फीलिंग को डेवलप किया जाए। और अगर आप सोच के देखें तो ये सिस्टम आज भी दुनिया भर की मिलिट्रीज में थोड़ा एडवांस करके यूज किया जाता है। जब आप फौज की ट्रेनिंग अकेडमीज में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों को किसी एक ग्रुप में या किसी बिल्डिंग में या किसी एक स्क्वाड्रन में से बांट दिया जाता है ताकि उन स्क्वाड्रन के लोगों के बीच में एक भाईचारे की भावना बन जाए। और आज भी ऐसा होता है कि अगर आपका कोई बहुत सीनियर फौजी है, अगर वो किसी एक स्क्वाड्रन का था अकेडमी के टाइम पे, उसी स्क्वाड्रन का कोई जूनियर फौजी भी है, तो उस जूनियर फौजी और सीनियर फौजी के बीच में एक भाईचारे की भावना होती है क्योंकि वो सेम स्क्वाड्रन से आए हैं। तो कुछ उसका ही बेसिक सिस्टम वहाँ स्पार्टा में भी फॉलो होता था। जनरली 30 साल की उम्र में एक स्पार्टिएट शादी करता था और इसके बाद उसको स्पार्टा की असेंबली में शामिल होने का मौका मिलता था। इन स्पार्टिएट्स को इक्वल्स कहने का उद्देश्य ये था कि इन सब में समानता है, ये सब एक तबके से आते हैं और सब भाईचारे के साथ रहते हैं। पर इनमें एक्चुअली आर्थिक समानता नहीं थी, क्योंकि जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो जनरली अपने बच्चों की शादी भी उन फैमिलीज में ही करते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, बहुत साल लगते हैं, पर धीरे धीरे क्या होने लगा, जिन इक्वल्स के पास ज़्यादा ज़मीन थी वो उन्हीं इक्वल से शादी कर रहे हैं, इनके ज़्यादा ज़मीन है तो इनकी ज़मीन बढ़ती जा रही है और इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। और जो निचले लेवल पे इक्वल्स हैं, कहने के लिए इक्वल्स हैं पर निचले लेवल पे हैं, उनको अपनी संपत्ति बढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास एक वही ज़मीन है और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिलती इस चीज़ की। तो इस तरह से गैप जो है वो बढ़ता चला गया ये इक्वल्स के बीच में। जब पेलोपोनेशियन वॉर खत्म हुआ
जब फाइनली 404 बीसी में स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, तो जितनी भी धन दौलत मिली ये स्पार्टा में उन्हीं पावरफुल फैमिलीज के पास ही गई ज्यादातर, जिसकी वजह से बाकी इक्वल्स बहुत नाराज थे। और जो मैंने आपको मेस के बारे में बताया कि इस मेस में वो जिंदगी भर खाना खाते थे, इस मेस का वो हिस्सा होते थे, इस मेस में खाना खाने के लिए और हिस्सा बने रहने के लिए इनको कुछ पैसे मेस को देने पड़ते थे। और सिचुएशन ये हो रही थी कि इनके पास पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे, अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे, तो ये मेस में अब कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे पा रहे थे, पैसे नहीं दे पा रहे थे। और अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो मेस के अंदर, तो आपका जो स्टेटस है वो इक्वल से एक तबका नीचे हो जाता था और इनको इन्फीरियर्स कहते थे। अब कहने के लिए ये स्लेव्स नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है, पर अब ये इक्वल के बराबर नहीं रह गए। और क्योंकि जो स्पार्टन्स की मेन फाइटिंग फोर्स थी वो इक्वल्स की ही बनती थी, तो अब देखिए इक्वल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो इक्वल्स का स्टेटस मेंटेन कर सके। इसके वजह से स्पार्टा के अंदर जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसके ऊपर से स्पार्टन्स भाई लड़ने में माहिर थे, वो हर समय लड़ते थे, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा लड़ाई होता था। इसकी वजह से जो इनकी इतनी बैटल्स होती थी उसमें कैजुअलिटीज होती थी, उसके वजह से भी इनके पास जो इक्वल्स की संख्या वो कम हो रही थी। मैं यहाँ पे आपको थोड़े नंबर्स बताता हूँ, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 7th सेंचुरी बीसी में स्पार्टा के अंदर 9000 इक्वल्स थे। फिर 480 बीसी में जब बैटल ऑफ थर्मोपली हुआ था तब 8000 इक्वल्स थे। फिर 431 बीसी में जब पेलोपोनेशियन वॉर शुरू हुआ था तब उनके पास लगभग 4000 से लेके 5000 इक्वल्स थे। 371 बीसी में जब बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा हुआ था जिसमें थीबस ने स्पार्टन्स को हरा दिया था, उस समय स्पार्टन्स के पास सिर्फ 1500 इक्वल बचे थे। और फाइनली लगभग 250 बीसी तक आते आते स्पार्टन्स के पास सिर्फ 700 इक्वल्स रह गए थे। ये डिक्लाइन देखिए आप कितना भयंकर तरीके से हुआ है। स्पार्टन गवर्नमेंट भी इस बात को देख रही थी कि यार उनकी जो सारी ताकत है वो उनकी आर्मी में है और उनकी आर्मी इक्वल से बनती है, उनकी मेन फाइटिंग फोर्स, और उनकी संख्या में कमी आ रही है, अब उनमें डाइल्यूशन आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। पहली चीज उन्होंने क्या की, जो मिडिल क्लास के लोग थे जो स्पार्टियट्स के साथ नहीं लड़ते थे, अब उनको भी अधिकार देने लगे कि आप भी स्पार्टियट्स के साथ लड़ सकते हो। इसमें समस्या ये थी कि पेरियोजी फाइटर्स उतने वेल ट्रेन्ड, उतने अच्छे फाइटर्स नहीं थे जितने स्पार्टियट्स थे। इसके बाद उनकी हालत इतनी डेस्परेट हो गई कि उन्होंने अपने गुलामों को, हीलर्स को भी स्पार्टन आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। हालांकि वो ये करते थे कि जब हीलर्स को भर्ती करके अपनी आर्मी बना रहे हैं तो उस आर्मी को वो स्पार्टा के आसपास लड़ाई में ना भेजें, स्पार्टा से कोई दूर लड़ाई हो रही है तो वहां पे हीलर्स को भेज देंगे। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी पैदा होती थी जब स्पार्टा के नजदीक ऐसी आर्मी को वो इस्तेमाल करते थे जिसमें हीलर्स ऑपरेट करते थे। आप इमेजिन करके देखिए, ऐसे लोग जिनको आपने जिंदगी भर प्रताड़ित किया है, गुलाम बना के रखा है, उनको आप अपने साथ लड़वा रहे हो क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। इन सारे एक्शंस की वजह से ये दिख रहा था कि वो लोग बहुत डेस्परेट हैं अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। पर देखिए लालच कितनी बड़ी चीज होती है। जो पॉलिसी मेकर थे स्पार्टा के अंदर वो अमीर लोग थे और वो जानते थे कि ये जो समस्या हो रही है उनकी आर्मी के अंदर, स्पार्टियट्स की संख्या कम हो रही है, इक्वल्स की संख्या कम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इनके अंदर फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं और गरीब इतना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेस का बिल पे करके उस स्टेटस को मेंटेन कर सके। इनको करना क्या चाहिए था, इनको स्पार्टा की धन दौलत को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था कि जो बाकी इक्वल्स हैं जिनके पास धीरे धीरे वो स्टेटस वो लूज कर रहे हैं, वो स्टेटस लूज ना करें और स्पार्टा की जो फाइटिंग इलीट है वो फोर्स बनी रहे। पर जिन लोगों को ये कदम उठाने थे वो खुद अमीर लोग थे। और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप किसी अमीर इंसान से कह रहे हो कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो जमीन है ना उसमें से कुछ जमीन बाकी लोग को दे दो, भला हो जाएगा स्पार्टा का। अरे क्यों देगा भाई, इंसान लालची होता है और यही लालच स्पार्टा के लीडर्स के अंदर भी था और इसी वजह से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने नहीं किए। तो पहले ही स्पार्टा की जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी थी। और अब बात आएगी कंगाली में आटा गीला, क्योंकि यहां तक आपको समझ में आ गया कि स्पार्टा की इकोनॉमिक हालत ने कैसे स्पार्टा की मिलिट्री को कमजोर किया। अब हम आते हैं उन दो व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने इस खराब सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया। इसमें पहले इंसान का नाम है लाइसेंडर। लाइसेंडर स्पार्टा के एक पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर थे जो कि पेलोपोनेशियन वॉर खत्म होने के समय स्पार्टा के अंदर एक हीरो बन गए थे। वो इसलिए क्योंकि पेलोपोनेशियन वॉर खत्म हुआ था 404 बीसी में, क्योंकि 405 बीसी में यानी एक साल पहले लाइसेंडर की लीडरशिप में इन्होंने एथेंस की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अचानक से ये वो हीरो बन गया था जिसने 27 साल से चल रहे पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा को जीत दिलाई थी। तो इस तरह से लाइसेंडर के पास एक सेलिब्रिटी स्टेटस आ गया था। बहुत लोग स्पार्टा में इसकी भगवान की तरह पूजा करने लगे थे। जब भी कोई लड़ाई शुरू होती है तो आपको एलाइज की जरूरत होती है जो आपका साथ दें आपके दुश्मन के अगेंस्ट लड़ने के लिए।
तो पेलोपोनेशियन वॉर जब शुरू हुआ था उस समय स्पार्टा ने भी बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स को अपने साथ लाने के लिए कुछ वादे किए थे, और इनमें से एक टॉप वादा ये था कि अगर आप हमारे साथ लड़ेंगे तो हम पूरे ग्रीस को आज़ाद कर देंगे, सबके पास ये ताकत होगी, ये फ्रीडम होगा कि वो अपने हिसाब से अपना देश, अपना सिटी स्टेट चलाएं। पर जब लाइसेंडर हीरो बन गए स्पार्टा के, तो उनके कुछ अलग एम्बिशंस थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग थी। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि हमको सबको फ्रीडम देना है, उनका ये था कि अब हम जीत चुके हैं, इतना दूर आके हमने एथेंस को हरा दिया है, अब हम स्पार्टा की हेजेमनी बनाएंगे इस एरिया में। यानी स्पार्टा अब इन सबको कंट्रोल करेगा, उन सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को जो उनके साथी थे और जो उनके विरोधी थे। और इस सोच की वजह से लाइसेंडर ने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिन्होंने आगे जाके बहुत नुकसान किया। एथेंस के अलावा कुछ और सिटी स्टेट्स में भी उनकी जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको खत्म करके इन्होंने अपना एक सिस्टम बैठा दिया, जहां पे इनके कुछ टैक्स कलेक्टर्स, कुछ गवर्नर्स थे जो लाइसेंडर के प्रति वफादार थे, और वो वहां पे जाके सारी सरकार चला रहे थे। तो एक तरह से लाइसेंडर क्या कर रहे थे, जिन जिन देशों ने इनको चैलेंज किया था उसमें से कुछ देश को उठा के एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि अब यहाँ पे जो सरकार चलेगी वो मेरे हिसाब से चलेगी। तो अल्टीमेटली जो सारी पावर है वो लाइसेंडर के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होने लगेगी। तो एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि लाइसेंडर एक एम्परर बनने की कोशिश कर रहे थे उन सिटी स्टेट्स के ऊपर जिनको उन्होंने भी हराया था। अब आप सोच के देखिए, अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पे आपके पूर्वज सालों साल से उस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, एक बाहर से एक ताकत आती है, वो आपको हरा देती है मान लीजिए, और आपकी गवर्नमेंट चेंज करके बोल देती है कि अब नहीं, हम चलाएंगे सरकार आपकी, और हमारे बंदे आपको बताएंगे कि कैसी सरकार चलनी चाहिए, तो कैसे वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? अब एथेंस के लोगों को लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की एक बेसिक फॉर्म की आदत थी, पर लाइसेंडर ने एथेंस के टॉप पे अपने लोगों को बैठा दिया था, और इस तरह से वो अपना एक एम्पायर चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज के अगेंस्ट एथेंस की जनता में बहुत नाराजगी थी और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। 403 बीसी में, यानी जब पेलोपोनेशियन वॉर खत्म हुआ, उसके अगले ही साल स्पार्टा के दो एलाइज कोरिंथ और थीब्स इतना घबरा गए कि उन्होंने एथेंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई तुम विद्रोह करो। हालत इतनी खराब हो गई थी कि फाइनली स्पार्टन किंग को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा। स्पार्टन किंग पॉसेनियस ने एक स्पार्टन आर्मी को भेजा और वो एथेंस में गए और वहां पे जाकर उनको कहा कि नहीं भाई ठीक है, हम आपके साथ एक संधि करते हैं और आपको जिस तरह से अपनी सरकार चलानी है आप वैसे ही चलाइए, हम ये लाइसेंडर वाला सिस्टम बंद कर देंगे। स्पार्टन लीडरशिप एथेंस की डेमोक्रेटिक सिस्टम को पसंद नहीं करते थे और उस सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए, उसको गिराने के लिए उन्होंने इतने सालों साल एथेंस से लड़ाई की थी। फाइनली जब वो सफल हुए थे तो जो उन्होंने सिस्टम बनाया उससे एथेंस की जनता इतनी नाराज हो गई, इतना उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई स्पार्टन्स की, और उनके किंग ने कह दिया कि भाई ठीक है तुम अपना सिस्टम ही फॉलो कर लो। तो क्या पॉइंट हुआ इतना स्ट्रगल करके उनको हराने का, जब आपको अल्टीमेटली वही चीज करनी थी जो पहले से कर रहे थे। तो जब एथेंस से ये सिस्टम हटा जो लाइसेंडर ने बनाया था, इसके बाद लाइसेंडर की इमेज पे थोड़ा दाग लगा, पर इसके बाद भी स्पार्टा के अंदर वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे। उन्होंने पर्शियन अंपायर के राजकुमार प्रिंस साइरस को वहां की गद्दी हथियाने में मदद की, पर जब ये अटेम्प्ट फेल हुआ तो उसके बाद इन्होंने स्पार्टन्स को कन्विंस किया कि हमको इस अंपायर के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। इनफैक्ट लाइसेंडर के बारे में एक अफवाह भी थी, ऐसा माना जाता था कि इनके एक प्रेमी थे, इनका नाम था एजिसेलेस, जो हमारी कहानी में आगे जाके आएंगे। ये एक स्पार्टन किंग के बेटे थे, पर दूसरे बेटे थे, और गद्दी मिलने का चांस इनका कम था, पर लाइसेंडर की कोशिशों की वजह से इस व्यक्ति को गद्दी मिली। और गद्दी मिलने के बाद एजिसेलेस ने लाइसेंडर के ही खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जब लाइसेंडर स्पार्टा में आ गए तो वो एक नए युद्ध में उलझ गए जिसको कोरिंथियन वॉर कहा जाता है। पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान जिन सिटी स्टेट्स ने स्पार्टा के साथ एलाय होकर उनकी मदद की थी, इनमें एक तो था कोरिंथ और दूसरा था बोएशिया। पर लड़ाई खत्म होने के बाद, जीत हासिल होने के बाद, कुछ सिटी स्टेट्स का, इन दोनों सिटी स्टेट्स का भी ये कंप्लेन थी उनकी कि लड़ाई में जितना भी स्पॉइल्स मिले, जितनी भी हमको पैसा मिला, ये ज्यादातर स्पार्टा के पास गया। तो इसी वजह से स्पार्टा इस कोरिंथियन वॉर में पड़ गया। इस लड़ाई में स्पार्टन फोर्सेस को लीड करने के लिए लाइसेंडर को ही भेजा गया। लाइसेंडर को अपनी स्पार्टन आर्मी पे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अपनी पूरी स्पार्टन आर्मी जो इस लड़ाई में शामिल होने वाली थी, उसके आने से पहले ही अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेकर बोएशिया को इन्वेड कर दिया, और वहां पे जब लड़ाई हुई तो 1000 स्पार्टन फौजी मारे गए और उनके साथ लाइसेंडर भी मारे गए। इस तरह से लाइसेंडर का तो अंत हो गया। पर पेलोपोनेशियन वॉर जस्ट खत्म होने के बाद जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, उन पॉलिसीज की वजह से अब स्पार्टा को आगे जाके बहुत नुकसान होने वाला था। जो सिचुएशन छोड़ी थी लाइसेंडर ने, उस सिचुएशन में स्पार्टन आर्मी वीक हो गई थी और स्पार्टा के जो रिलेशंस थे बाकी सिटी स्टेट्स के साथ वो भी वीक हो गए थे। इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक डिप्लोमेटिक, एक स्मार्ट राजा की जरूरत थी। पर जो राजा स्पार्टा को मिला उसका नाम था एजिलेस, और वो स्मार्ट
और डिप्लोमेटिक ये दोनों नहीं था। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एजिसेलेस एक राजा के बेटे थे पर सेकंड नंबर के बेटे थे, तो इनका चांस कम था राजा बनने का, पर इनको लाइसेंडर की कोशिशों की वजह से गद्दी मिली। ये ऐसे स्पार्टन किंग थे जो पूरे एगोजी सिस्टम से गुजरे थे। इन्होंने वो सारी तकलीफें, वो ट्रेनिंग देखी थी, जिसकी वजह से स्पार्टन फौजियों के बीच में इनकी बहुत इज्जत थी। इनकी पर्सनैलिटी में बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी थी और इनको पैसे में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारी जो इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स थे वो सारे वो चीज थे जिनको आइडियल स्पार्टन के लिए करेक्ट माना जाता था। मतलब अगर कोई आइडियल स्पार्टन होना चाहिए तो वो इसकी तरह होना चाहिए, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि स्पार्टा की किस्मत अब बदलेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एजिसेलेस अल्टीमेटली एक स्पार्टन सोल्जर थे और इनकी सोच एक सोल्जर की तरह ही थी, एक डिप्लोमेट की तरह नहीं थी। उनकी सोच का तरीका बहुत ही नैरो था, एक बैटलफील्ड कमांडर की तरह वो सोचते थे, और इसी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बाकी एलाइज के साथ काम करने की, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की, इसकी समझ उनको नहीं थी। अगर मिलिट्री की बात करें तो वहां उनकी कमजोरी ये थी कि वो बदलती बैटलफील्ड टैक्टिक्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये मानते थे कि स्पार्टन ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, स्पार्टन डिसिप्लिन इतना अच्छा होता है, इनमें भाईचारा इतना अच्छा होता है, स्पार्टन फौजी इतने बहादुर होते हैं कि इनके सामने कोई नई टैक्टिक काम ही नहीं कर सकती। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को कभी इंप्रूव ही नहीं किया। और सबसे बड़ी दिक्कत, स्पार्टा के अंदर जो मेन फाइटिंग फोर्स थी उनकी जो संख्या कम हो रही थी, इस प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने कोई एक्टिव स्टेप नहीं लिया। क्योंकि इनकी रेपुटेशन थी एक आइडियल स्पार्टन सोल्जर की, तो इनकी कुछ ऐसी हरकतें भी होती थी जिससे लगता था कि अपने घमंड को, अपने एरोगेंस को दिखाना चाहते हैं। ऐसी हरकतें देखने सुनने से तो अच्छी लगती हैं, पर कई बार ये बैकफायर भी करती हैं। इसका एक उदाहरण हुआ बैटल ऑफ कोरोनिया में। इसमें इनकी एक छोटी स्पार्टन टुकड़ी एक थीबन टुकड़ी से लड़ रही थी, और जब थीबन्स रिट्रीट कर रहे थे तो इस बात को दिखाने के लिए कि स्पार्टन फौजी कितने बहादुर होते हैं, इन्होंने इस रिट्रीटिंग थीबन फौज के ऊपर हमला किया, एक फ्रंटल असॉल्ट किया। और इस असॉल्ट के चलते हालांकि थीबन्स को नुकसान हुआ, बट बहुत सारे स्पार्टिएट्स भी मारे गए। और ये उस समय की बात है जब स्पार्टिएट्स ऑलरेडी बहुत कम संख्या में थे। तो इस तरह से बस अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने घमंड को दिखाने के लिए उन्होंने एक बिना मतलब का अटैक किया एक रिट्रीटिंग आर्मी के ऊपर, जिसकी वजह से उनको हैवी कैजुअलिटीज हुई। 396 बीसी में एजिसेलेस ने एशिया माइनर में एक मिलिट्री कैंपेन को लीड किया। इस कैंपेन में उनको अपने ग्रीक एलाइज की जरूरत थी, पर ये ग्रीक एलाइज अब बहुत नाराज थे स्पार्टा से और इस किंग की इस पॉलिसी की वजह से कि ये हमारी तो इज्जत ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, और इनफैक्ट वो विरोध कर रहे थे इनका। तो ये किंग ग्रीस के बाहर एक मिलिट्री कैंपेन पे जा रहा था एशिया माइनर में, तो ये जरूरी था कि वो ग्रीस को पूरी तरह सिक्योर कर ले, पर ये उन्होंने नहीं किया, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। और इसी गलती से सीख के फिर आगे जाके कुछ जनरेशंस के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस बात को इंश्योर किया कि जब वो बाहर पर्शियन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं तो ग्रीस को उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था। ग्रीस में एक अच्छी खासी आर्मी छोड़ के गए थे ताकि ग्रीस के अंदर अशांति ना फैले। तो जब एशिया माइनर में अपनी स्पार्टन आर्मी को लेके ये पर्शियन एम्पायर से टकराए तो शुरुआत में इनको सफलता मिली, पर क्योंकि ग्रीस में अशांति फैली हुई थी, इंस्टेबिलिटी थी, तो इनको जितनी भी सफलता मिली थी उसको छोड़ के वापस ग्रीस में आना पड़ा अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए। पर यहां सिचुएशन कंट्रोल कैसे की जाए, तो यहां सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पर्शियन एम्पायर से मदद मांगी पैसे की। तो जिससे ये लड़ने के लिए गए थे, यहां वापस आने के बाद उसी एम्पायर से पैसे से मदद लेके इन्होंने इन अपने ग्रीक सिटी स्टेट्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स करके उनको दबाने की कोशिश की। पर्शिया के साथ इन्होंने जो संधि की थी इसको किंग्स पीस कहते हैं। ये संधि 387 बीसी में हुई थी, और इसके अंतर्गत स्पार्टा ने एशिया माइनर के ग्रीक सिटी स्टेट्स का कंट्रोल पर्शियन एम्पायर को दे दिया। इसके बदले में पर्शियन एम्पायर ने वादा किया कि वो स्पार्टा की मदद करेंगे ग्रीस के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए और स्पार्टा का कंट्रोल बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से पर्शियन एम्पायर से मदद लेके एजिसेलेस अभी के लिए तो थीबन्स को हरा पाए। तो 386 बीसी तक आते आते एक बार फिर से स्पार्टा ने पूरे ग्रीस के ऊपर अपना कंट्रोल बना तो लिया था, पर एक कंट्रोल बहुत ही अनस्टेबल और बहुत कमजोर था, क्योंकि इस कंट्रोल को बना के रखने के लिए एजिसेलेस को लगातार पर्शियन एम्पायर की मदद की जरूरत थी। और पर्शियन एम्पायर क्यों चाहेगा कि स्पार्टा ग्रीस के अंदर एक मजबूत ताकत बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कल स्पार्टा ही उठ के फिर पर्शियन एम्पायर से फिर से हमला करेगा। तो जिस सिचुएशन में एजिसेलेस ने अपने आप को डाल लिया था उसमें दोनों तरफ से वही हार रहे थे। अपने ग्रीक एलाइज से वो दुश्मनी कर रहे थे और वो हेल्प ऐसे एम्पायर से ले रहे थे जो चाहता नहीं था कि इनकी हेल्प हो। तो ये सारी खिचड़ी जो बनी थी इसका निष्कर्ष ये निकल रहा था कि पर्शियन एम्पायर मजबूत हो रहा था, एथेंस धीरे धीरे अपनी मजबूती वापस हासिल कर रहा था, और ग्रीस के अंदर जो एलाइज थे जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा का साथ दिया था वो अब नाखुश हो चुके थे स्पार्टा के साथ, तो उनके पास कोई एलाइज भी नहीं बचे थे। उस सब के ऊपर से स्पार्टा की मिलिट्री का मैन पावर प्रॉब्लम, और अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया एजिसेलेस अपने मिलिट्री टैक्टिक्स में इनोवेशन नहीं कर रहे थे जो कि बाकी सिटी स्टेट्स कर रहे थे, जिसमें बेस्ट उदाहरण है थीब्स के कमांडर एपोमेनाइडस और पेलोपाइडस। इन्होंने
जो ग्रीक फैलेंक्स है इसमें एक बहुत जबरदस्त इनोवेशन किया। टिपिकल ग्रीक फैलेंक्स 8 से 12 रैंक का होता था, यानी उसमें 8 से 12 रोज में सोल्जर्स खड़े होते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आर्मी के फॉर्मेशन को इस तरह से चेंज किया कि जो लेफ्ट विंग होगा इनका, वो जो उसमें फैलेंक्स होगा, उसमें 8 से 12 नहीं 40-50 रोज होंगी। इतना डीप बना दिया लेफ्ट विंग को। और लेफ्ट विंग के बिल्कुल टिप पे सबसे आगे एक इलीट स्ट्राइक फोर्स होगी, जिसका नाम कहते थे वो लोग सेक्रेड बैंड। इसमें 300 फौजी होते थे, जिनको ऐसा कहा जाता है कि वो 300 लवर्स थे। और ये बेस्ट फाइटिंग फोर्स थी थीब्स की। और जब इतनी डीप फैलेंक्स के टॉप पे आपने एक स्ट्राइक फोर्स को रख दिया है, जब ये फैलेंक्स हमला करता था सामने वाले फैलेंक्स पे, तो जनरली वो फैलेंक्स शैटर होता था। 375 बीसी में एक बार एक छोटी सी मिलिट्री इंगेजमेंट हुई स्पार्टा और थीब्स के बीच में, और इस इंगेजमेंट में इसी तरह के फैलेंक्स ने स्पार्टा को हरा दिया था। ये जो बैटल हुआ था इसका नाम था बैटल ऑफ टेगीरा, और इस बैटल ने दिखाया कि ये बेहतर टैक्टिक्स कैसे स्पार्टन इनविंसिबिलिटी को चैलेंज कर सकती है। हालांकि एजिसिलेस ने देखा कि बेहतर टैक्टिक्स अब उनके स्पार्टन फैलेंक्स को शैटर कर सकती है, पर फिर भी उन्होंने से कुछ सीखा नहीं। और फाइनली फिर लड़ाई हुई 371 की बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा। इस लड़ाई में स्पार्टन्स के पास एक बड़ी फौज थी और उनके लीडर थे किंग क्लियोम्ब्रोटस, जो खुद इस लड़ाई में शामिल थे। और उनके सामने था एक ग्रीक सिटी स्टेट्स का कोalition, जिसमें थीबन इन्फेंट्री की संख्या सबसे ज्यादा थी। और इस लड़ाई में भी उन्होंने वही फॉर्मेशन बनाया जिसमें लेफ्ट विंग को उन्होंने बहुत गहरा रखा। और इस लड़ाई में भी वही हुआ जो टेगीरा में हुआ था, और बहुत सारे स्पार्टन सोल्जर्स इस लड़ाई में मारे गए थे, इंक्लूडिंग द स्पार्टन किंग क्लियोम्ब्रोटस। बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा स्पार्टन डिक्लाइन का लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई ने फाइनली स्पार्टन पावर को और स्पार्टन हेजेमनी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इस लड़ाई के बाद स्पार्टा कभी भी अपनी ताकत को रिस्टोर कर ही नहीं पाए। हालांकि एपोमेनाइडस ये चाहते तो इसके बाद स्पार्टा को इन्वेड करके वहां पे भी अपना कंट्रोल बना सकते थे, पर कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इसमें भी एपोमेनाइडस की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि लेकोनिया के रीजन में एक स्पार्टा जैसा एक सिटी स्टेट बना रहना चाहिए जो कि उस एरिया को कंट्रोल करे। हालांकि वो कमजोर रहेगा, पर एक काउंटर वेट रहना चाहिए लेकोनिया के रीजन को स्टेबलाइज रखने के लिए। इस वजह से उन्होंने स्पार्टा को इन्वेड नहीं किया, क्योंकि अगर थीब्स उस समय स्पार्टा को इन्वेड कर देते तो शायद से वो स्पार्टा को भी हरा देते। अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो एजिसिलेस सचमुच एक ट्रू स्पार्टन की तरह बिहेव करते थे। उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन था, एक सिंपलिस्टिक लाइफ जीते थे वो, और उन्होंने स्पार्टा की वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। जब एजिसिलेस 80 साल के भी हो गए थे तब तक भी उन्होंने स्पार्टा की आर्मी को लीड किया छोटे छोटे बैटल्स में। और एक बार ऐसा हुआ था कि वो इजिप्ट में गए थे एक मर्सिनरी फौज को लीड करते हुए, वहां से जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी मौत हो गई थी। तो हालांकि एजिसिलेस ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिससे उनको लग रहा था कि वो स्पार्टा की पावर को बढ़ाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली एजिसिलेस एक बहुत अच्छे स्पार्टन सोल्जर थे, पर उनके पास डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस नहीं था, और उनको ऐसा लगता था कि जो टिपिकल स्पार्टन सोल्जर का जो एटीट्यूड है वही एटीट्यूड लेके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं और बाकी सिटी स्टेट्स को अपनी बात मनवाने के लिए राजी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे वॉरियर्स हैं कि हमारे साथ ही आ ही जाएंगे। पर इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि आप अच्छे वॉरियर होना काफ़ी नहीं है, आपको लगातार बैटलफील्ड को समझते हुए अपनी आर्मी को बदलना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, उनको इनोवेट करने देना होता है। ये सब कुछ एजिसिलेस करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से थीबन्स की बेहतर टैक्टिक्स ने स्पार्टन इनविंसिबिलिटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया 371 के बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में। तो इस तरह से वो स्पार्टा जो 404 बीसी में पेलोपोनेशियन वॉर जीत के आए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे ग्रीस को स्पार्टा डोमिनेट करेगा, उस स्पार्टा की हालत 35 साल के अंदर ऐसी हो गई कि ग्रीस के अंदर डोमिनेशन तो छोड़िए, एक सेकेंड रेट पावर की तरह हो गए थे ये लोग। मैंने स्पार्टन्स की हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक मैंने थर्मोपिले पे वीडियो बनाया है, स्पार्टा के अंदर वुमेन की क्या इज्जत थी, उनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन थी, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है। मैंने ग्रेको पर्शियन वॉर्स के ऊपर एक सीरीज बनाई है जिसमें मैंने 4 मेन बैटल्स के बारे में डिटेल में बात की है। इन सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।